चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक लोको पायलट राजू कुमार जी के कुछ नोट्स हैं और इन नोट्स में रेलवे की तकनीक से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब एमसीक्यूज हैं। तो आज का हमारा मिशन इन सवालों के जरिए भारतीय रेलवे की एक बेहद जरूरी तकनीक कवच और उससे जुड़ी शब्दावली को समझना है। ये उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा जो रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि हमारी ट्रेनों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे क्या तकनीक काम करती है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, और यह जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। ये प्रश्न हमें कवच प्रणाली की रणनीति, उसके विकास और रेलवे संचालन की जो तकनीकी भाषा है उसकी एक गहरी समझ देते हैं। ये जानना कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं सुरक्षा के महत्व को और भी ज्यादा रेखांकित करता है। चलिए तो ये शुरू करते हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। पहला सवाल, और ये सीधे मुद्दे पर आता है। प्रश्न 1, कवच या टीसीएस को किसने विकसित किया है? ओके। विकल्प है ए आरडीएसओ, बी डीआरडीओ, सी इसरो और डी बीएचईएल। अब देखिए, यहाँ डीआरडीओ और इसरो जैसे बड़े नाम हैं। किसी को भी लग सकता है कि शायद इनमें से कोई एक हो। हाँ, लेकिन इसका सही जवाब है ए आरडीएसओ। और यही पहला जवाब एक तरह से इस पूरी कहानी की नींव रखता है। आरडीएसओ मतलब रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये रेलवे का अपना आर&डी विभाग है। बिल्कुल, ये कोई रक्षा या अंतरिक्ष संगठन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि कवच को वो बाहरी विशेषज्ञों ने नहीं बनाया, इसे उन लोगों ने बनाया है जो रेलवे की जरूरतों को, इसकी पटरियों और चुनौतियों को अंदर से समझते हैं। मतलब ये एक घर में बना समाधान है। एकदम। तो क्या ये सिस्टम बस अचानक से बन गया या ये किसी पुरानी तकनीक का एक विकसित रूप है? राजू जी का दूसरा सवाल इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। प्रश्न 2, कवच को पहले किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है ए एटीपी, बी टीपीडब्ल्यूएस, सी एसीडी और डी ईटीसीएस। ये दिलचस्प है। इसका मतलब इसका कोई पुराना संस्करण था। हाँ, और इसका सही उत्तर है सी एसीडी। ईसीडी यानी एंटी कोलिजन डिवाइस। हाँ, नाम से ही जाहिर है कि इसका शुरुआती मकसद बस एक था, टक्कर रोकना। बिल्कुल। लेकिन कवच इससे कहीं ज्यादा है। वो एक व्यापक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो ये जो सफर है एसीडी से कवच तक का, ये एक सिंगल फीचर वाले डिवाइस से एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनने की कहानी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अगर आरडीएसओ ने कवच बनाया तो क्या एसीडी भी उन्होंने ही बनाया था? अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 3 हमें थोड़ा चौंकाता है। प्रश्न 3, एसीडी एंटी कोलिजन डिवाइस का विकास किस संगठन ने किया था? विकल्प है ए आरडीएसओ, बी कोंकण रेलवे, सी डीआरडीओ और डी आईआरसीओएन। आरडीएसओ तो नहीं होगा क्योंकि हम पिछले सवाल में ये जान चुके हैं। और इसका जवाब है बी कोंकण रेलवे। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, एक जोनल रेलवे ने इतनी बड़ी तकनीक की शुरुआत कैसे कर दे? नहीं, ये अजीब नहीं है, ये तो इनोवेशन की सबसे खूबसूरत बात है। कैसे? कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोंकण रेलवे का जो रूट है वो देश के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। हाँ, पहाड़, सुरंगें, पुल, भारी बारिश। बिल्कुल, तो वहां सुरक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई। तो उन्होंने इंतजार नहीं किया बल्कि खुद ही एक समाधान, मतलब एसीडी विकसित कर लिया। ये इस बात का सबूत है कि बड़े आइडिया अक्सर जमीनी जरूरतों से ही पैदा होते हैं। वाह, तो कोंकण रेलवे ने बीज बोया और उसे बाद में आरडीएसओ ने एक विशाल पेड़ बनाया। सही कहा। लेकिन एक आइडिया को पूरे देश में लागू करने के लिए नियमों और मानकों का एक ढांचा तो चाहिए। यहीं पर सवाल नंबर 4 आता है। अच्छा। प्रश्न 4, कवच के लिए तकनीकी मानक कौन जारी करता है? विकल्प ए रेलवे बोर्ड, बी आरडीएसओ, सी सीआरएस या डी जोनल रेलवे। और इसका जवाब तो अब साफ होना चाहिए। हाँ, इसका सही जवाब फिर से बी आरडीएसओ है। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, आरडीएसओ का विकास और मानक निर्धारण दोनों में शामिल होना ये पक्का करता है कि सिस्टम में एक रूपता हो। मतलब चाहे कोई भी कंपनी कवच बनाए, उसे आरडीएसओ के तय किए गए डिजाइन और सुरक्षा पैमानों पर ही बनाना होगा। इससे पूरे नेटवर्क पर क्वालिटी एक जैसी रहती है। अपने कंपनियों की बात की तो आरडीएसओ नियम तो बनाता है, पर इसे जमीन पर उतारता कौन है? सवाल नंबर 5 इसी पर है। ठीक है। प्रश्न 5, कवच सिस्टम बनाने वाली अप्रूव्ड कंपनियां कौन सी हैं? विकल्प ए केवल एचबीएल, बी केवल मेधर, सी केवल कर्नेक्स
या डी उपरोक्त सभी? मेरे हिसाब से तो एक से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, जवाब है डी उपरोक्त सभी। HBL, मेधा और कर्निक्स ये तीनों कंपनियां इसे बनाती हैं। और एक से ज्यादा वेंडर्स का होना एक बहुत ही सोचा समझा, क्या कहते हैं, रणनीतिक फैसला है। अच्छा, लगता है कि एक कंपनी का बनाया कवच दूसरी कंपनी के बनाए कवच से ठीक से बात कर पाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे तकनीकी भाषा में इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी। हाँ, और ये इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। यहीं पर RDSO की भूमिका फिर से आती है। वो सिर्फ वेंडर्स को अप्रूव नहीं करते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि तीनों के सिस्टम एक दूसरे के साथ बिना किसी गड़बड़ी के काम करें। राजू जी के अगले 3 सवाल इन कंपनियों के लोकेशन पर हैं और उनमें एक पैटर्न दिखता है। प्रश्न 6, HBL पावर सिस्टम्स किस शहर में स्थित है? इसका जवाब है बी, हैदराबाद। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है सी, सिकंदराबाद। हैदराबाद, सिकंदराबाद। और तीसरा प्रश्न 8, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स इंडिया लिमिटेड किस शहर में आधारित है? और इसका जवाब है ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये जुड़वा शहर इस तकनीक का केंद्र बनकर उभरे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शहर भारत का एक बहुत बड़ा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स हब है। अच्छा। देखिए, रेलवे सिग्नलिंग अब सिर्फ मैकेनिकल नहीं रही, ये बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। तो हैदराबाद के पास पहले से ही वो टैलेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम मौजूद था जो इस तरह की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। समझ गई। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अब वापस RDSO की भूमिका पर आते हैं। सवाल नंबर 9 इसे और साफ करता है। प्रश्न 9, कवच के लिए कंपनियों को किस संस्था से अप्रूवल मिलता है? और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, सही जवाब है बी, RDSO। तो एक पैटर्न साफ है। हाँ, RDSO ही आइडिया विकसित करता है, नियम बनाता है और बनाने वालों को मंजूरी भी देता है। वाकई में ये इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कवच के 2 मुख्य हिस्से हैं, एक जो इंजन में लगता है और दूसरा जो पटरियों के किनारे। ऑन बोर्ड और स्टेशनरी इक्विपमेंट। हाँ, तो इन्हें कौन बनाता है? राजू जी के अगले 2 सवाल इसी पर हैं। प्रश्न 10, कवच में लोको ऑन बोर्ड सिस्टम कौन बनाता है? विकल्प है ए, केवल RDSO, बी, RDSO प्लस अप्रूव्ड वेंडर्स, यही होना चाहिए। हाँ, सी, केवल रेलवे वर्कशॉप्स और डी, केवल DRDO। और जवाब है बी, RDSO प्लस अप्रूव्ड वेंडर्स। ये एक सहयोगी मॉडल है। RDSO डिजाइन और टेक्नोलॉजी की कोर जानकारी देता है और अप्रूव्ड वेंडर्स उस डिजाइन के आधार पर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ज्ञान और उत्पादन क्षमता का मिश्रण। एकदम। और पटरियों के किनारे लगने वाले उपकरण। प्रश्न 11, कवच में स्टेशनरी इक्विपमेंट कौन सप्लाई करता है? और इसका सही उत्तर है बी, अप्रूव्ड प्राइवेट वेंडर्स, यानी वही कंपनियां। हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का दिमाग तो सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर में जरा सी भी चूक हुई तो सब बेकार। बिल्कुल। तो सवाल नंबर 12 बहुत अहम है। प्रश्न 12, कवच में सॉफ्टवेयर वैलिडेशन किसके द्वारा होता है? और सही जवाब है सी, RDSO। ये बहुत जरूरी है। वेंडर अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन उसकी अंतिम जांच और पुष्टि RDSO ही करता है। जैसे कोई लेखक किताब लिखता है, पर उसे छापने से पहले एक एडिटर जांचता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। सॉफ्टवेयर के मामले में RDSO वही एडिटर है जो ये पक्का करता है कि कोड में कोई गलती ना हो और वो सुरक्षा के हर पैमाने पर खरा उतरे। और सुरक्षा की बात करें तो मैंने एक शब्द सुना है, फेल सेफ। राजू जी का अगला सवाल इसी पर है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। प्रश्न 13, कवच सिस्टम में फेल सेफ लॉजिक किसके अनुसार डिजाइन होता है? और जवाब है सी, RDSO स्पेसिफिकेशन। पर ये फेल सेफ है क्या? फेल सेफ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी हो, कोई सिग्नल ना मिले या कोई उपकरण काम करना बंद कर दे, तो सिस्टम अनुमान नहीं लगाएगा। वो डिफॉल्ट रूप से सबसे सुरक्षित कदम उठाएगा, जो कि है ट्रेन को रोक देना। ड्राइवर के केबिन में अलार्म बजेगा और सिस्टम खुद ब्रेक लगा देगा। ये सिस्टम का पहले सुरक्षा फिर गति का मूल मंत्र है। वाह। और सुरक्षा को मापने का भी कोई पैमाना होता होगा। अगला सवाल है प्रश्न 14, कवच में सिल 4 सर्टिफिकेशन किसके द्वारा वेरीफाई होता है? ओके। विकल्प है ए, वेंडर, बी, थर्ड पार्टी प्लस RDSO, सी, CRS, डी, जोनल रेलवे। इसमें थर्ड पार्टी का होना जरूरी है। और सही जवाब है बी, थर्ड पार्टी प्लस RDSO। ये सिल 4 क्या बला है?
SIL का मतलब है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। ये 1 से 4 तक होता है और SIL 4 इसका उच्चतम स्तर है। मतलब कितना सुरक्षित? इसे ऐसे समझिए कि SIL 4 सर्टिफाइड सिस्टम में किसी खतरनाक विफलता की संभावना लाखों घंटों में एक बार होती है। अरे वाह! ये वही स्तर है जो एविएशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे क्रिटिकल सेक्टरों में इस्तेमाल होता है। और ये कि इसे सिर्फ RDSO नहीं बल्कि एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी भी वेरीफाई करती है। ये इसकी विश्वसनीयता पर डबल मोहर लगाता है। तो एक SIL 4 लेवल का सेफ्टी सिस्टम जिसे RDSO ने बनाया, जिसे भारतीय कंपनियां बना रहे हैं, तो क्या ये कहना सही है कि ये पूरी तरह से देसी तकनीक है? यही सवाल है। हाँ, सवाल नंबर 15 यही पूछता है। प्रश्न 15, कवच में विदेशी तकनीक की भूमिका क्या है? और इसका सही उत्तर है C, नहीं के बराबर, इंडिजीनस। आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल, हमने तकनीक को समझ लिया। अब जरा इसकी विकास यात्रा पर नजर डालते हैं। टाइमलाइन। हाँ, राजू जी के अगले कुछ सवाल हमें इसकी टाइमलाइन पर ले जाते हैं। प्रश्न 16, भारत में कवच TC कवर्स को आधिकारिक रूप से कब नाम दिया गया? और सही जवाब है C, 2018। 2018। लेकिन इसका काम तो इससे काफी पहले शुरू हो गया होगा। प्रश्न 17, कवच का पहला फील्ड ट्रायल किस वर्ष शुरू हुआ? इसका जवाब है B, 2012। इस गैप पर ध्यान दीजिए। 2012 में ट्रायल शुरू हुए और 2018 में इसे आधिकारिक नाम मिला। 6 साल का गैप। हाँ, और ये 6 साल का समय कोई देरी नहीं है। ये गहन परीक्षण, सुधार और सिस्टम को हर मौसम, हर परिस्थिति के लिए परिपक्व बनाने में लगा समय है। सुरक्षा प्रणालियों में जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। सही बात है। और 2018 में ही एक और बड़ा कदम उठाया गया। प्रश्न 18, ACD से कवच में अपग्रेड कब शुरू हुआ? और सही जवाब फिर से C, 2018 है। अच्छा, तो जिस साल इसे आधिकारिक नाम मिला उसी साल पुरानी ACD टेक्नोलॉजी को इसमें अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो गया। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके जमीन पर उतरने की। प्रश्न 19, कवच का पहला सेक्शन किस रेलवे में लगाया गया? उत्तर है C, SCR, दक्षिण मध्य रेलवे। और वहां भी वो खास सेक्शन कौन सा था? प्रश्न 20, कवच का पहला लाइव ऑपरेशनल सेक्शन कहां था? सही जवाब है A, लिंगमपल्ली, विकाराबाद। इसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। पूरे देश में लागू करने से पहले आप इसे एक नियंत्रित वातावरण में एक छोटे सेक्शन पर लाइव करते हैं। इससे वास्तविक परिस्थितियों में सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने और किसी भी छोटी मोटी कमी को दूर करने में मदद मिलती है। और दक्षिण मध्य रेलवे ने इसमें नेतृत्व किया। हाँ। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा और फिर इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की मंजूरी मिली। प्रश्न 21, कवच को रेलवे बोर्ड की मंजूरी कब मिली? जवाब है C, 2019। तो 2018 के बाद 2019 और इसके बाद आया सबसे बड़ा मील का पत्थर। प्रश्न 22, कवच को नेशनल ATP सिस्टम कब घोषित किया गया? सही उत्तर है D, 2021। ATP यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इसे राष्ट्रीय सिस्टम घोषित करने का मतलब था कि अब ये कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बल्कि पूरे भारतीय रेलवे के लिए मानक सुरक्षा प्रणाली होगी। एक स्टैंडर्ड बन गया। और इस घोषणा के बाद काम में तेजी आई। प्रश्न 23, कवच का बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन कब शुरू हुआ? सही जवाब है D, 2022। तो आप पूरी यात्रा देखिए। 2012 में पहला ट्रायल, 2018 में नामकरण, 2021 में राष्ट्रीय प्रणाली घोषित और 2022 से बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन। 1 दशक की यात्रा। हाँ, 1 दशक की यात्रा है जो एक विचार से राष्ट्रीय कार्यान्वयन तक पहुंची है। राजू जी का अगला सवाल बजट से जुड़ा है। प्रश्न 24, 2022-23 के बजट में कवच पर विशेष जोर क्यों दिया गया? और इसके कारण तो कई होंगे। हाँ, विकल्प है A, दुर्घटनाओं के कारण, B, स्वदेशी तकनीक, C, उच्च सेफ्टी लेवल और D, उपरोक्त सभी। जवाब सीधा है D, उपरोक्त सभी। और ये एक व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है। ये सिर्फ दुर्घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने, सुरक्षा के स्तर को प्रोएक्टिव ढंग से बढ़ाने और दुनिया को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता दिखाने का एक रणनीतिक निर्णय भी था। और अब हम आते हैं राजू कुमार जी के आखिरी सवाल पर, जो इसकी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से साफ कर देता है। प्रश्न 25। हाँ, प्रश्न 25, भारतीय रेलवे ने कवच को किस प्राथमिकता पर रखा है? विकल्प
ए मध्यम, बी कम, सी सर्वोच्च, डी वैकल्पिक। इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। कोई शक नहीं, सही जवाब है सी सर्वोच्च। प्रश्न संख्या 26 है, कवच को सबसे पहले किन रूटों पर लगाया जा रहा है? और इसके ऑप्शंस है ए ब्रांच लाइन, बी फ्रेट कॉरिडोर, सी हाई डेंसिटी रूट्स यानी HDR और डी यार्ड लाइंस। इसका सही उत्तर है सी हाई डेंसिटी रूट्स, HDR। हाई डेंसिटी रूट्स। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्राथमिकता उन मार्गों को दी जा रही है जहां ट्रेनों का घनत्व सबसे ज्यादा है। अच्छा, मतलब जहां ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, और जहां जोखिम भी जाहिर है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न संख्या 27, कवच का लक्ष्य किस प्रकार के ट्रैक पर है? ऑप्शंस है ए केवल सिंगल लाइन, बी केवल डबल लाइन, सी सभी ब्रॉड गेज रूट्स या डी केवल इलेक्ट्रिफाइड। इसका सही जवाब है सी सभी ब्रॉड गेज रूट्स। सभी ब्रॉड गेज रूट्स। हाँ, ये कवच प्रणाली के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लक्ष्य केवल कुछ लाइनों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को इसके दायरे में लाना है। समझ गए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 28, कवच का मुख्य फोकस किस पर है? ए स्पीड एनहांसमेंट, बी ऑटोमेशन, सी सेफ्टी जीरो एक्सीडेंट या डी कॉस्ट रिडक्शन। इसका उत्तर बहुत साफ है, सी सेफ्टी जीरो एक्सीडेंट। सेफ्टी। जी, ये इस प्रणाली के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करता है। मतलब गति या लागत से कहीं ज्यादा इसका प्राथमिक लक्ष्य है शून्य दुर्घटना वाली सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही बात है। अच्छा, प्रश्न संख्या 29, कवच को कौन मॉनिटर करता है? विकल्प है ए जोनल रेलवे, बी RDSO, सी NMS या डी CRS। इसका उत्तर है सी NMS। NMS। जी, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इस बात का संकेत है कि इस पूरी प्रणाली की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मतलब एक सेंट्रलाइज तकनीकी व्यवस्था है। अच्छा, और इसे लागू कैसे किया जा रहा है? यह है प्रश्न संख्या 30, कवच का रोल आउट किस रणनीति से हो रहा है? ए रैंडम, बी जोन वाइज, सी सेक्शन वाइज प्रायोरिटी बेस्ड या डी वेंडर बेस्ड। सही जवाब है सी सेक्शन वाइज प्रायोरिटी बेस्ड। मतलब एक प्राथमिकता के आधार पर। बिल्कुल, इसे बिना किसी योजना के नहीं बल्कि प्राथमिकता के आधार पर एक एक सेक्शन करके लागू किया जा रहा है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक रणनीति है। अब यहाँ कुछ दिलचस्प सवाल हैं कि कवच को ही क्यों चुना गया। जैसे प्रश्न संख्या 31, कवच को विदेशी ATP पर प्राथमिकता क्यों दी गई? विकल्प है ए सस्ता, बी स्वदेशी, सी भारतीय सिग्नलिंग के अनुकूल या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सभी कारण सही हैं। जी, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि ये निर्णय कई कारकों पर आधारित था। ये सिर्फ सस्ता नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी भी है और सबसे जरूरी ये हमारे मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ आसानी से काम कर सकता है। अच्छा, तो ये ज्यादा अनुकूल है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 32, ETCS के बजाय कवच क्यों चुना गया? ETCS एक यूरोपीय सिस्टम है। हाँ। और इसके विकल्प हैं ए कम लागत, बी इंडियन कंडीशन के अनुसार, सी रेडियो फ्रीक्वेंसी अनुकूल या डी उपरोक्त सभी। मुझे लगता है इसका जवाब भी वैसा ही होगा। हाँ, यहाँ भी उत्तर है डी उपरोक्त सभी। फिर से ये एक बहुआयामी निर्णय को उजागर करता है। लागत, भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन और तकनीकी संगतता, इन सब ने मिलकर कवच को एक बेहतर विकल्प बनाया। ठीक है, अब एक और रणनीति से जुड़ा सवाल, प्रश्न संख्या 33, कवच में मल्टी वेंडर इकोसिस्टम क्यों रखा गया? मतलब एक ही कंपनी को सारा काम क्यों नहीं दिया गया? ऑप्शंस है ए प्रतिस्पर्धा, बी लागत नियंत्रण, सी आपूर्ति सुनिश्चित करना या डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब भी डी उपरोक्त सभी है और ये एक बहुत ही स्मार्ट व्यावसायिक रणनीति को दिखाता है। कैसे? देखिए, कई वेंडर होने से एक तो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिससे क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ। दूसरा, लागत नियंत्रण में रहती है और यह भी सुनिश्चित होता है कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। अगर एक वेंडर फेल हो तो दूसरा है। ए निर्माण, बी ऑपरेशन, सी डिजाइन स्पेसिफिकेशन व अप्रूवल या डी ट्रेन रनिंग। सही उत्तर है सी डिजाइन स्पेसिफिकेशन व अप्रूवल। अच्छा, तो वो इसे बनाते नहीं है? नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि RDSO इस परियोजना का दिमाग है।
वो सिस्टम को बनाते या चलाते नहीं है, बल्कि उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके मानक तय करते हैं और उसे मंजूरी देते हैं। समझ गई। और अंत में भविष्य के लिए प्रश्न संख्या 35। भविष्य में कवच का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए, सेमी ऑटोमेटिक ड्राइविंग, बी, ड्राइवरलेस ट्रेन, सी, जीरो SPAD एंड कोलिजन, या डी, केवल अलार्म सिस्टम। इसका उत्तर है सी, जीरो SPAD एंड कोलिजन। SPAD ये क्या है? SPAD का मतलब है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, मतलब लाल सिग्नल को पार कर जाना। ओह, तो ये सवाल फिर से जीरो एक्सीडेंट के मुख्य लक्ष्य की पुष्टि करता है। अब कुछ तकनीकी शब्दों के फुल फॉर्म पर नजर डालते हैं जो इस सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। प्रश्न 36। BIU का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प है ब्रेक इंटरफेस यूनिट, बलीज इंटरफेस यूनिट और बेसिक इंटरफेस यूनिट। इसका सही उत्तर है बी, ब्रेक इंटरफेस यूनिट। ये वो यूनिट है जो असल में ब्रेक लगाती है। अच्छा, अगला प्रश्न 37। GNSS का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है बी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी से ट्रेन की लोकेशन पता चलती है। और GPS? प्रश्न 38। GPS का अर्थ क्या है? ये तो हम सब जानते हैं, बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GNSS एक बड़ा सिस्टम है, GPS उसका एक हिस्सा है। ठीक है। प्रश्न 39। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है बी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगला है ATP, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। प्रश्न 40। ATP का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। कवच भारत का अपना ATP सिस्टम है। अच्छा, प्रश्न 41। TIN का पूर्ण रूप क्या है? यह है सी, ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 42। TCHIS का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है सी, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। TCHS। जी, असल में कवच को पहले इसी नाम से विकसित किया जा रहा था। ये कवच का पुराना नाम है। ओहो, ये तो दिलचस्प है। अगला प्रश्न 43। SIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है सी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। ये क्या होता है? यह किसी भी सुरक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मानक है। SIL 4 उच्चतम स्तर माना जाता है और कवच SIL 4 सर्टिफाइड है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 44। SMOCP का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है बी, स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल। ठीक है। अब कुछ फ्रीक्वेंसी से जुड़े सवाल। प्रश्न 45। UHD का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है सी, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। और प्रश्न 46। UHF का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है सी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और ये भी बहुत जरूरी लगता है। प्रश्न 47। DMI का फुल फॉर्म क्या है? ये है बी, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। ये क्या काम करता है? सही जवाब है बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये टैग्स के जरिए पहचान करने वाली एक बहुत ही आम तकनीक है जो ट्रैक पर लोकेशन की पुष्टि के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने राजू कुमार जी के नोट्स के माध्यम से देखा कि कवच सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी, स्वदेशी और सुरक्षा केंद्रित प्रणाली है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। बिल्कुल। और हमने उन कई तकनीकी शब्दों को भी समझा जो इस सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। जी, इन स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है वो इस तकनीक के क्या और कैसे को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अब